नमः संस्कृत है। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। चलिए मित्रों, आगे तक के प्रश्न मैंने 90 प्रश्न तक के संज्ञा को देख लिए थे। अब 91 प्रश्न से हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। 91 प्रश्न। भवत धन छ भवदीय में भव शब्द किस सूत्र से पद संज्ञा होती है? पूछते हैं 91 प्रश्न में कि भवद धन छ भवदीय भवत शब्द का किस सूत्र से पद संज्ञा होती है? सुप्तिगंतम पदम न के शिति च स्वादिश सर्वनाम स्थाने। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों हमारा 91 का ओ शिति च। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजाभ्याम में राजन की कौन सी संज्ञा होती है? 92 प्रश्न में पूछ रहा है कि राजाभ्याम में राजन की कौन सी संज्ञा होती है? प्रातिपादिक संज्ञा होती है, भ संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है या सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों प्रातिपादिक संज्ञा होती है। 92 का प्रातिपादिक संज्ञा हो जाती है। 93 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अष्टाध्यायी में सर्वनाम स्थान संज्ञा विधा करने वाले सूत्र कितने हैं? पूछ रहा है अष्टाध्यायी में संज्ञा सर्वनाम स्थान संज्ञा विधा करने वाले सूत्र कितने हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम स्थान करने वाले सूत्र कौन हैं? सर्वनाम स्थान करने वाले सूत्र कौन हैं? प्रथमतो सर्वनाम स्थाने शुणं सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से हैं? प्रथमतो सर्वनाम स्थाने शुणं पुषकस्य उगदिजाम सर्वनाम स्थाने धातो इतो अत सर्वनाम स्थाने। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों ई शुड न पंचुकस्य। 94 का राइट आंसर ई हो जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 95 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। स्वप धन्त शुप्त यहाँ स्वप धातु में कौन सी विधि हुई है? संयोग विधि, संप्रसारण विधि, संहिता विधि या लोप विधि? तो यहाँ पे 95 का राइट आंसर हो जाता है ई संप्रसारण विधि। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? 96 प्रश्न में पूछा गया है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? घी संज्ञा होती है, लघु संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है, टी संज्ञा होती है? तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? तो 96 का राइट आंसर हो जाता है ई नदी संज्ञा होती है। चलिए 97 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। नदी शब्द की पाणिनि प्रदत्त संज्ञा क्या होती है? नदी शब्द की पाणिनि प्रदत्त संज्ञा क्या होती है? घी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है, इति संज्ञा होती है या फिर टी संज्ञा होती है? तो 97 का हमारा राइट आंसर हो जाता है घी संज्ञा होती है। 97 का और राइट आंसर हो जाएगा। बधु शब्द किस प्राणी प्रदत्त संज्ञा होती है? बधु शब्द की पाणिनि प्रदत्त संज्ञा क्या होगी? अपरिक्त, तद्धित, नदी, गुड़। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों नदी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 98 का वो राइट आंसर। चलिए 99 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धात्व आदि में अंत्यवर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा क्या होगी? धात्व आदि में अंत्यवर्ण से पूर्व वर्ण की क्या संज्ञा होगी? अप्रयुक्त, टी, उपधा, निष्ठा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों उपधा। 99 का उपधा संज्ञा होती है। अगले चलाएं मित्रों 100वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में शु, औ, जस, एवं और इन विभक्तियों में
कौन सी संज्ञा होगी? सर्वनाम स्थानम, सर्वनाम, संयोग, संहिता। हमारा राइट आंसर हो जाता है अ, सर्वनाम स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजन अम, यहाँ पर अम की क्या संज्ञा होगी? 101 प्रश्न में पूछ रहे हैं मित्रों। राजन अम, यहाँ पर अम में कौन सी संज्ञा होगी? निष्ठा संज्ञा होगी, तथ्य संज्ञा होगी, सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम होगी? तो यहाँ पे 101 का राइट आंसर हो जाता है सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। 102 की तरफ बढ़ते हैं। प्रातिपादिक किन प्रत्ययों के विधायक प्रातिपादिक किन प्रत्ययों का विधान किया जाता है? प्रातिपादिक के किन प्रत्ययों का विधान किया जाता है? शुभ, तिंग, कृत, तद्धित। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों शुभ। चलिए 103 की तरफ बढ़ते हैं। मूल धातु से क्रियापद बनाने हेतु किन प्रत्ययों का विधान होता है? पूछ रहे हैं मूल धातु से क्रियापद बनाने हेतु किन प्रत्ययों का विधान होता है? कृत, तिंग, शुभ, तद्धित। तो 103 का राइट आंसर हो जाता है हमारा तिंग। किन वर्णों की उदात्त संज्ञा स्वरित संज्ञा होती है? सवर्णों की, व्यंजन वर्णों की, दोनों की या फिर केवल संयुक्त वर्णों की? तो 104 का राइट आंसर हमारा हो जाता है स्वर वर्णों की उदात्त स्वरित संज्ञा होती है। 105 प्रश्न में पूछा गया है अ, ई, उ, ऋ इन प्रत्येक वर्णों के कितने भेद होते हैं? 17, 14, 18, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 उ। ई, ओ, ए, ओ से प्रत्येक वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 18, 14, 12, 48। तो ए, ओ, ए और ओ के 12, इसका री ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से कौन सी संज्ञा होगी? तो इसकी सवर्ण संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो इसकी सवर्ण संज्ञा होगी। अ, आ, क वर्ग, ह विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? अ, आ, क वर्ग है विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उ। चलिए रिल, री, ट वर्ग, र, श इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा। ई ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। री, ल वर्ग, ल, श इन वर्णों की उच्चारण स्थान क्या होते हैं? तो ऋतु रसाना दंता। 110 का री आंसर राइट हो जाता है ऋतु रसाना दंता। उ, फ वर्ग, उपदमानी फ उपदमानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान हो जाता है 111 का ओष्ठ, उपदमानी नाम ओष्ठ। ओ इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? 112 में पूछता है ओ इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु, कंठ नासिका, कंठोष्ठम, कंठ मूर्धा। तो ओ कंठ ओष्ठम हो जाता है। 113 प्रश्न की तरफ बढ़िए। ए इन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु, कंठस्थम, कंठ मूर्धा, कंठदंत। तो 113 का राइट आंसर हो जाता है मित्रों हमारा कंठ और तालु। 114 प्रश्न पे पढ़ते हैं। यंग वर्णम इन वर्णों का एक विशेष उच्चारण स्थान भी माना जाता है तालु, मूर्धा, कंठ, नासिका। तो हमारे 114 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों नासिका। क, ख, जीवामूली इन जीवामूली वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवामूलीय, तालु, कंठ तालु या फिर कंठ तालु। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों 115 का जीवामूलीय। जब ये निशान
प और फ के आगे लग जाते हैं तो वहाँ पे उपबद्धमानी हो जाता, और ये जब कंठ क और ख के आगे लगते हैं तो यहाँ पे जीवामूल्य हो जाता है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? 116 प्रश्न में पूछा गया है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? 7, 6, 5 या फिर 8? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों 116 का 8। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 117 प्रश्न में पूछा गया है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 8 या 2? तो प्रयत्न जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा री। 118 प्रश्न पूछ रहा है, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 119 प्रश्न में पूछा गया है, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11, 18, 14 या 15? तो बाह्य प्रयत्न हमारे 11 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है, स्पष्ट, विवृत, समृद्ध, संवार। 120 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों संवार। 121 प्रश्न, प्रयत्न का भेद नहीं है, विवार, श्वास, विवार, संवार, शांसनाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अंदाज, स्वरित, स्पृष्ट, विवृत, समृद्ध। तो 121 का राइट आंसर हमारा हो जाता है स्पृष्ट, विवृत और समृद्ध। री आंसर राइट आंसर हमारा हो जाता है 121 का। क से म तक वर्णों को क्या कहते हैं? क से म तक के वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, स्पर्श वर्ण, स्वर वर्ण। तो 122 का हो जाएगा हमारा स्वर स्पर्श वर्ण। 122 का स्पर्श वर्ण राइट आंसर हो जाएगा। 123 में बढ़ते हैं, अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं श, 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 ह, य, व, र, ल, यंग वर्णम और अंग्री। तो 123 का हमारा राइट आंसर हो जाता है अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल। ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं ए, ओ, ए, ओ, जबरदश, श, श, ह, य, व, र। तो ऊष्म वर्ण हमारे श, 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 ह कहे जाते हैं। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ एवं सल प्रत्याहार के वर्ण क्या कहे जाते हैं? 125 प्रश्न में पूछ रहे हैं, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ एवं सल प्रत्याहार के वर्ण क्या कहे जाते हैं? अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण। 126 प्रश्न के प्रथम वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम एवं यण प्रत्याहार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम एवं यण प्रत्याहार के वर्ण कहे जाते हैं महाप्राण, अल्पप्राण, उदात्त और उदात्त। 126 का राइट आंसर हो जाता है ई, अल्पप्राण। खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? पूछते हैं 127 प्रश्न में, खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, घोष, नाद, अघोष, विवार। 127 का राइट आंसर हो जाएगा विवार, श्वास व अघोष। हर्ष प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न होगा? विवार, अघोष, घोष, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, नाद, अघोष, विवार। तो 128 का राइट आंसर हमारा हो जाता है संवार, नाद, घोष। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले चलावे मित्रों, एक 129 प्रश्न में है, हलयंतम सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए किन पदों की अनुवृत्ति होती है? उपदेशे, इत, दोनों की। तो यहाँ पे हलयंतम सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए पदों की जो है 2 पदों की अनुवृत्ति होती है, उपदेश की और इत की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओ, दोनों की। लोप संज्ञा, विधायक संज्ञा सूत्र, लोप संज्ञा, विधायक संज्ञा सूत्र, तस्य लोप, अर्दर्शने लोप, हलयंतम, आद्यंतरिण सहिता।
तो हमारा 130 का राइट आंसर हो जाता है मित्रों अदर्शनम लोपा। ऐ उण ऋ इत्यादि सूत्रों में ण क अंग इत्यादि हर वर्णों की संज्ञा किस सूत्र से हुई है? उपदेशे अज अनुनासिक इत आदर्शन लोपा हलयंतम तस्य लोपा। तो 131 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ई हलंतम से। इति संज्ञा वर्णों का लोप करने वाला विधि सूत्र है। इति संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला विधि सूत्र क्या है? आदर्शन लोपा तस्य लोपा नवेत विभाषा हलंतम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है तस्य लोपा। अयुण आदि 14 सूत्रों के अन्य में जो ण आदि वर्ण लगे हुए हैं उनका क्या प्रयोजन है? उच्चारणार्थ, दर्शनार्थ, गणनार्थ या प्रत्याहार निर्माणार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याहार निर्माणार्थ। प्रत्याहार बनाने के लिए काम में आते हैं। 134 का प्रश्न देखते हैं। अच प्रत्याहारस्थ वर्ण स्वर वर्ण कितने सूत्र कहे गए हैं? 6, 14, 4 या फिर 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र 134 का 4। 135 में है हल प्रत्याहारस्थ वर्ण व्यंजन वर्ण कितने सूत्रों में कहे गए हैं? 10, 14, 11 या 12। तो 135 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों अ। यम उणादि सूत्र में प्रयुक्त प्रत्याहार के अंतर्गत आते वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण, वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण, वर्गों के सभी पांचवें वर्ण यं म च ट त। तो 136 का हमारा हो जाएगा वर्गों के सभी पांचवें वर्ग, क्योंकि यहाँ पे यं भी लिखा है यं। 137 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। ये संज्ञा के मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखने में भले ही सरल हों पर यही प्रश्न हमें जो है परीक्षाओं में फंसाते हैं और यही प्रश्न हमें याद भी नहीं रहते हैं। जितने भी मित्रों प्रश्न सरल होते हैं वही प्रश्न हमें परीक्षाओं में जो है फंसाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो 137 प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं मित्रों। झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वर्गों के चतुर्थ वर्ण, वर्गों के तृतीय वर्ण, वर्गों के प्रथम वर्ण, वर्गों के द्वितीय वर्ण। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत मित्रों आते हैं वर्गों के चतुर्थ वर्ण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। 138 जिस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं वर्गों के प्रथम, वर्गों के द्वितीय, वर्गों के तृतीय, वर्गों के चतुर्थ। तो वर्गों के तृतीय वर्ण जो हैं जिस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। वर्गों के दूसरे एवं पहले वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? 139 प्रश्न में पूछ रहे हैं वर्गों के दूसरे एवं पहले वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? छव, झर, खर, खय। तो 139 का राइट आंसर हमारा हो जाता है खय। दीर्घ संज्ञक स्वर होते हैं एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घ संज्ञक स्वर होते हैं द्विमात्रिक। 141 प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं मित्रों। ह्रस्व संज्ञक स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं? एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा। तो 141 का राइट आंसर हो जाता है हमारा एक मात्रा। प्लुत संज्ञक स्वर होते हैं 142 के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। एक मात्रिक, त्रिमात्रिक, द्विमात्रिक, अर्धमात्रिक। तो प्लुत संज्ञक स्वर जो होते हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा 142 का। चलिए मित्रों गति को थोड़ा तीव्र करें। व्यंजन हल वर्णों की मात्रा होती एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा। तो 143 का हमारा राइट आंसर हो जाता है। व्यंजन की जो मात्रा होती है वो आधी मात्रा मानी जाती है, इसलिए हमारी अर्धमात्रा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है 144 का राइट आंसर हो जाता है हमारा प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र। इदु द्विवचनम प्रगृहम अदशु मात निपात एकांजना तथा ओत ओपर्युक्त शबे।
तो 144 का हमारा राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। 145 अ यू अ ई उ ऋ ऋ इन पांच स्वरों को माना जाता है मूल स्वर, हर्ष स्वर, संयुक्त स्वर, उपर्युक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 145 का उपर्युक्त दोनों, मूल और हर्ष स्वर दोनों मानते हैं। दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है आ ई उ औ री ए या फिर अ ई री। तो हमारा 146 का राइट आंसर हो जाता है मित्रों ई अ ई री। 146 का राइट आंसर हो जाता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। ऊ कालो ज्वर स्वर दीर्घ प्लुता 147 प्रश्न में पूछा गया है। उकालो ज्वर स्वर दीर्घ प्लुत यह सूत्र किस संज्ञा से विधान करता है। 147 का राइट आंसर हो जाता है हमारा हर्स्व दीर्घ प्लुत संज्ञा तीनों से होता है। राइट आंसर ऊ हो जाता है। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र उच्च उदात्त सूत्र किस कोटि का सूत्र है। संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, नियम सूत्र है, क्या है। तो हमारा 148 का उदात्त संज्ञा विधायक उच्च उदात्त किस कोटि का है। तो ये हमारा जो है ये संज्ञा सूत्र है। 148 का हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अनुदात्त संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है उच्च उदात्त, निच्च उदात्त, समाश्वरित, अर्धदर्शन लोप। तो 149 का हमारा राइट आंसर हो जाता है उच्च निश्चय अनुदात्त। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाता है। 150 के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समाहारस्वरित सूत्र से होती है उदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, समाहार संज्ञा। तो हमारा 150 का राइट आंसर हो जाएगा ई स्वरित संज्ञा। एक 151 के प्रश्न की तरफ देखते हैं मित्रों हम लोग। मुख और नासिका से एक साथ उच्चरित होने वाले वर्ण कहे जाते अनुनासिक, अनुनासिक, निरुनासिक और नासिक। तो 151 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई अनुनासिक। किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। 152 को प्रश्न पूछ रहा है मित्रों किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा री। री इसका दीर्घ नहीं होता है। निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर हैं। अ ए ओ आ ई रिल री। तो 153 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिल री। ये ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ नहीं है। कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का समान हो वे आपस में होते हैं। सवर्णी होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं, सवर्णे होते हैं। तो 154 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा री। उपर्युक्त सभी सवर्णी भी होते हैं, सवर्ण संज्ञक भी होते हैं और सवर्ण भी होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा री। सवर्ण संज्ञक वर्ण नहीं है। पूछ रहा है सवर्ण संज्ञक वर्ण नहीं है। रिल री, क च, क घ, ज और झ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क च। 155 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ई। 156 प्रश्न पे बढ़ते हैं मित्रों। ए तथा ओ की आपस में सवर्ण संज्ञा कब होती है। सर्वदा, कभी नहीं, संधि में, यदा कदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कभी नहीं, होती ही नहीं है। क से म तक स्पष्ट वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। स्पष्ट प्रयत्न, स्पष्ट प्रयत्न, विवृत प्रयत्न, समृद्ध प्रयत्न। तो 157 का हमारा राइट आंसर हो जाता है स्पष्ट प्रयत्न। 158 तरफ बढ़ते हैं मित्रों। ईषत् स्पष्ट प्रयत्न होता है। इस स्पष्ट प्रयत्न होता है स्वरों का, श उष्म वर्णों का, हल वर्णों का। इस स्पष्ट प्रयत्न होता है स्वरों का, श उष्म वर्णों का, हल वर्णों का, य वर अंतस्थ वर्णों का। तो हमारा 159 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों विवृत।
158 का हमारा राइट आंसर होता है य व र ल अंतस्थ वर्णों का। 158 का री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 159 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वर वर्णों का प्रयत्न होता विवृत, ईषत् विवृत, समृत, स्पष्ट। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है विवृत। 159 का राइट आंसर हो जाएगा विवृत। 160 प्रश्न देखते हैं मित्रों। ईषत् विवृत प्रयत्न माना जाता है श श शल य यण स्वरों का अच इनमें से कोई नहीं। तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शल श श ह ईषत् विवृत। 161 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रक्रियावस्था प्रयोग सिद्धि में ह्रस्व आकार का प्रयत्न माना जाता है विवृत, समृत, स्पृष्ट, ईषत् विवृत। 161 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विवृत। 162 प्रयोग अवस्था अर्थात उच्चारण अवस्था में समृत प्रयत्न माना जाता है ई अ ए औ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे 162 का अ। जीवामूली वर्ण माने जाते हैं अ ई उ री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क और ख। जीवामूली क व ख माने जाते हैं। जब यही निशान इस पे होते हैं तो उपपदमानी माने जाते हैं प और फ पे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 163 का उ। 164 प्रश्न पे बढ़ते हैं मित्रों। व्याकरण शास्त्र में उपपदमानी वर्ण होते हैं अ ई उ या फिर रे। तो 164 का हो जाएगा मित्रों हमारा उपपदमानीय प और फ होते हैं, जिनके आगे ये जो निशान लगे होते हैं इस तरह के, ये हमारे उपपदमानी होते हैं। और यही अगर क के आगे लगा हो तो जीवामूली हो जाता है, और अगर ये प के आगे लगा हो तो हमारा उपपदमानी हो जाता है। चलिए मित्रों, आज का 165वां प्रश्न अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कु चु टू तुपु की संज्ञा है, घी संज्ञा है, उपधा उदित। तो कु चु टू तुपु की उदित संज्ञा होती है, सभी जानते हैं। तो ये संज्ञा के मित्रों प्रश्न थे, जो 165 प्रश्न थे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और काफ़ी लाभकारी होगी, और इसे अपने मित्रों तक काफ़ी शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।